कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सभी को ये बात बता देनी चाहती हूँ कि ये जो कहानी है, इसका जो कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ही नया है और यूनिक है। शायद ही यूट्यूब पर आपको ऐसे कॉन्सेप्ट के ऊपर कहानियों वाली वीडियो मिली होगी। सो और इस वीडियो का जो थीम रहने वाला है, इस कहानी का जो थीम है, ये लेस्बियन थीम ही है। बस इसमें जो उसका कॉन्सेप्ट है, ये थोड़ा-सा यूनिक है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है, तो प्लीज़ आप जो है कमेंट कर दीजिए ताकि मैं आप सभी के लिए जल्दी-जल्दी नेक्स्ट एपिसोड जो है वो लेके आ सकती। तो आइए शुरू करते हैं इस कहानी को। हॉली ड्रैगन एम्पायर का भव्य इंपीरियल कोर्ट रोशनी और चमक से झिलमिला रहा था। हर कोने से रेशमी परिधानों की सरसराहट और आभूषणों की झंकार सुनाई दे रही थी। दरबार के बीचों बीच महाराज आशीष जिंदल के सिंहासन के पास पीले वस्त्रों में एक प्रभावशाली व्यक्तित्व खड़ा था। उनके हाथ में नक्काशीदार लाठी और सिर पर एक विचित्र ताज था, जो उनके गरिमामयी व्यक्तित्व को और बढ़ा रहा था। ये थे रौनक ठाकुर, हॉली ड्रैगन एम्पायर के इंपीरियल प्रीस्ट। उनकी गंभीर आवाज पूरे दरबार में गूंज उठी। मैं हॉली ड्रैगन एम्पायर का इंपीरियल प्रीस्ट रौनक ठाकुर महाराज आशीष जिंदल को साक्षी मानते हुए ये घोषणा करता हूँ कि जिंदल राजवंश की सबसे छोटी राजकुमारी का सगाई चौहान खानदान की सबसे बड़ी बेटी जनरल अमृता चौहान से करवाई जाती है और आगामी साल के सूर्य ग्रहण के दिन इन दोनों का विवाह पूरे विधि विधान से संपन्न होगा। इस घोषणा के साथ ही इंपीरियल कोर्ट तालियों और बधाइयों की गूंज से भर गया और हर ओर से एक ही स्वर सुनाई देने लगा। बधाई हो जनरल अमृता और प्रिंसेस आर्या को सगाई की हार्दिक बधाई। इंपीरियल कोर्ट के केंद्र में खड़ी दो शख्सियत इस वक्त सभी की निगाहों का केंद्र थी। अमृता चौहान और आर्या जिंदल दोनों आमने सामने खड़े थे, लेकिन उनके चेहरों पर कोई भाव नहीं था। अमृता की आंखें गहरी और पैनी थी, मानो वो आर्या को चीरकर उसके भीतर की सच्चाई तक पहुंच जाना चाहती हो। दूसरी तरफ आर्या की नजरों में एक अजीब सा सन्नाटा था, एक ऐसा सन्नाटा जो उसके विचारों और भावनाओं को पूरी तरह से छिपा रहा था। यह मंजर तब टूटा जब महाराज आशीष जिंदल अपने सिंहासन से उठे। उनकी उम्र भले ही अधेड़ हो, लेकिन उनके तेजस्वी चेहरे पर किसी नौजवान की सी ऊर्जा झलक रही थी। उन्होंने हाथ उठाकर दरबार को शांत किया और अपनी गरिमामयी आवाज में कहा, अब हर कोई भोजन के लिए प्रस्थान करे। फिर धीरे धीरे अपने स्थान से उठने लगी। महाराज ने अपनी बेटी और उसके मंगेतर की ओर देखा। उनकी आंखों में एक मिश्रित भाव था, एक पिता का स्नेह और एक राजा का अधिकार। तुम दोनों इंपीरियल चैम्बर में जाओ, तुम्हारे लिए वहां विशेष भोज की व्यवस्था की गई है। और इसी के साथ राजा इंपीरियल कोर्ट से बाहर चले जाते हैं। इंपीरियल कोर्ट का भव्य कक्ष अब खाली हो चुका था और खामोशी का माहौल था। और इसी खामोशी को तोड़ते हुए अमृता चौहान ने अपने कदम थमाए और अपनी मंगेतर राजकुमारी आर्या जिंदल की ओर तीखी नजरों से देखा। उसके लहजे में एक अजीब सी तलखी थी जब उसने कहा, मुझे उम्मीद है तुम इंपीरियल चैम्बर के सारे खाने को हजम कर लोगे। ये कहते ही अमृता ने जोर से दरवाजे को धक्का दिया और गुस्से में कदम बढ़ाते हुए बाहर निकल गई। उसके जाते ही हवा में उसकी उपस्थिति की गूंज रह गई। ये थी जनरल अमृता चौहान, हॉली ड्रैगन एम्पायर की तीसरी जनरल, जिसने अपने 25वें वर्ष के भीतर ही हेवनली स्टेज पर कदम रखा था। वो पहली महिला थी जिसने ये उपलब्धि हासिल की थी। उसकी तलवार की धार से न केवल दुश्मन कपते थे, बल्कि पूरे साम्राज्य में उसे लेडी गॉड के नाम से पूजा जाता था। लेकिन इतनी ताकत और सम्मान के बावजूद उसे राजा के सामने झुकना पड़ा। उसे मजबूर किया गया कि वो साम्राज्य के सबसे कमजोर और नालायक राजकुमारी आर्या जिंदल से सगाई करे। ये फैसला अमृता के भीतर ज्वालामुखी की तरह जल रहा था।
आर्या जिंदल साम्राज्य के सबसे छोटी राजकुमारी न केवल अपनी कमजोर काया बल्कि अपने मूर्खतापूर्ण व्यवहार के लिए भी जाना जाती है। बचपन से ही वो हर दृष्टि से साधारण थी। वो ना तो अपनी स्पिरिट बीस्ट को बुला पाई, ना ही कभी वो हॉली स्पिरिट अवाकनिंग सेरेमनी में भाग ले पाए। वही जैसे ही अमृता कमरे से बाहर निकली, आर्या जो अब तक सीधी और आत्मविश्वास से भरी खड़ी थी, अचानक अपना शरीर ढीला छोड़ते हुए धीमी आवाज में बुदबुदाए, आखिरकार ये सारे नमूने खत्म हो गए। इसके बाद वो एक कतार में रखी कुर्सियों में से एक पर बैठ गई। उसने अपने ठुड्डी को हल्के से झुलाया, आंखों में एक गहरे उलझन लिए और मन ही मन सोचने लगी, लेकिन ये इस अजीबोगरीब स्थिति में फंसी कैसे। उसके दिमाग में सवालों का सैलाब उमड़ने लगा। कुछ ही क्षणों में उसके सोच के पर्दे पर बीते समय की घटनाएं धुंधली पर स्पष्ट होती छवियों की तरह उभरने लगे। और इसी के साथ फ्लैशबैक शुरू होता है। आर्या धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रही थी। हर हरकत में भारीपन महसूस हो रहा था। आंखों की किरचे हटाते हुए उसने मुश्किल से खुद से कहा, मैं बच गई। लेकिन जैसे ही उसकी नजरें कमरे के माहौल पर पड़ गई, उसके चेहरे पर हैरानी की लकीरें खिंच गई। वो एक शाही कमरे में थी। चारों तरफ समृद्धि और रईसी की झलक थी। गुलाबी मखमली पर्दे, नक्काशीदार फर्नीचर और दीवारों पर टंगी बड़ी बड़ी पेंटिंग्स। अपने सिर को खुजलाते हुए उसने हैरानी भरे लहजे में खुद से कहा, मैं कहाँ आ गई। धीरे धीरे वो बिस्तर से उठी, सामने बड़े से शीशे में अपने परछाई को देखा। चेहरा ठीक ठाक लग रहा था, लेकिन कपड़े कपड़े बिल्कुल अलग थे। वो सोने की कढ़ाई वाले एक भव्य पोशाक पहने हुए थी। अचानक उसके दिमाग में एक अजीब सा ख्याल कौन था। उसने फौरन अपने आप से कहा, क्या मैं किसी दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो गई। कमरे में बेचैनी से दो तीन चक्कर काटते हुए उसने याद करने की कोशिश की। मुझे याद है, मैं लंदन के सेमिनार में थी। फिर बाहर धमाका हुआ। पम्बलस आर्या, जो धरती की सबसे बेहतरीन जेनेटिसिस्ट में से एक थी, अपनी पुरानी जिंदगी के टुकड़ों को जोड़ने लगी। उसने अनगिनत प्रोजेक्ट्स को सफलतापूर्वक पूरा किया था और अपने म्यूटेशन के विचारों के लिए जानी जाती थी। लंदन में उसे विशेष तौर पर नवाजा जाना था, लेकिन धमाके के बाद सब बदल गया। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद की और खुद से पूछा, क्या मेरी पुरानी शक्तियां अब भी मेरे पास है। उसके दिमाग में हलचल मचने लगी। उसने ध्यान केंद्रित किया, तभी उसे अपने दिमाग के कोने में एक चमकते हुए सफेद रोशनी दिखाई दी। उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। हाँ, मेरी स्पेस रेवोल्यूशन पावर अभी भी है। इस शक्ति के जरिए वो किसी भी चीज को किसी अन्य स्थान पर ले जा सकती थी। खुशी में चहकते हुए उसने शीशे के पास जाकर अपने नए शरीर को देखा, लेकिन उसकी मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। उसने अपने दुबले पतले और कमजोर से शरीर को देखा और हल्के से गुस्से में बोली, ये शरीर तो मेरे पिछले शरीर से भी कमजोर है। फिर उसकी नजर अपने शरीर के निचले हिस्से पर पड़ी। उसे कुछ असामान्य महसूस हुआ। उसने अनायास से अपने शरीर को छुआ और फिर चौंक कर पीछे हट गई। हे भगवान, ये मैं किस शरीर में आ गई। ऊपर से लड़की और नीचे से लड़का। उसने घबरा कर गहरी सांस ली और खुद को संभालते हुए कहा, ठीक है, पहले मैं ये पता करती हूँ कि ये शरीर किसका है और मैं यहाँ कैसे आई। वो अपनी नई यादों को खंगालने ही वाली थी कि तभी कमरे का दरवाजा तेजी से खुला। एक लगभग 25 साल की नीले राजसी वस्त्र में सजी महिला अंदर आई। उसकी हर हरकत में रईसी और रुतबे की झलक थी। वो महिला चेहरे पर चिंता लिए उत्साह से बोले, शुक्र है आर्या, तुम्हें होश आ गया। जल्दी करो, सब लोग तुम्हारा इंपीरियल कोर्ट में इंतजार कर रहे हैं। आर्या कुछ बोल पाती उससे पहले ही वो महिला ताली बजाते हुए उस सहायकों को बुला लाई। आर्या को तुरंत तैयार कर दिया। आर्या को समझ आ गया कि इस पल में उसका विरोध करना व्यर्थ था। जो हो रहा है होने दो, उसने मन ही मन सोचा। और इसी के साथ फ्लैशबैक समाप्त होता है। आर्या की आंखों में ख्यालों का समंदर था। ठुड्डी पर हाथ रखे कुर्सी पर बैठी उसने गहरी सांस ली और बुदबुदाई, पहले मुझे ये देखना होगा कि इस शरीर के पुरानी मालिक की यादें मेरे पास है या नहीं। ये कहते ही उसने अपनी आंखें बंद की और अपना ध्यान केंद्रित किया। जैसे जैसे उसकी चेतना गहराई में उतरने लगी, धुंधली छवियां
स्पष्ट होने लगी। आर्या ने अपने सिर को हल्का झटका दिया और अपनी चेतना को स्थिर रखते हुए उन यादों को और स्पष्टता से देखने की कोशिश की। कुछ ही पलों में पुराने आर्या के जीवन की यादें उसके सामने खुलने लगी। पुराने आर्या के हंसी मजाक, परिवार के साथ बिताए पल और उसका अपने मंगेतर के साथ रिश्ता, सब कुछ एक चलचित्र की तरह उसके दिमाग में चलने लगा। लेकिन जैसे ही उसने अपने सगाई से 3 दिन पहले की घटनाओं को देखना चाहा, एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। फिर एक धुंधली छवि उभरी। आर्या एक महफिल में था, लोगों से घिरा हुआ, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा भय था। किसी ने उसे शराब का गिलास थमाया और जैसे ही उसने उसे पिया, उसकी हालत बिगड़ने लगी। आर्या ने अचानक अपनी आंख खोल दी। उसने अपनी कनपट्टी पर हाथ रखा और गहरी सांस लेते हुए बुदबुदाया, एक बात समझ नहीं आ रही, आखिर पुराने आर्या को सगाई से 3 दिन पहले जहर देने की कोशिश कौन करेगा। उसने इस बात को और सोचने की कोशिश की, लेकिन तभी कमरे में एक अजीब से ठंडी हवा दौड़ने लगी। ठंडी हवा इतनी तीव्र थी कि आर्या के शरीर में सिरन दौड़ गई। उसने अपने हाथों को रगड़ते हुए खुद से कहा, यह हवा अचानक से इतनी ठंडी क्यों हो गई। अभी वो ये सोच ही रहा था कि उसकी नजर सामने राजा के सिंहासन पर पड़ी। सिंहासन तेजी से कांप रहा था, जैसे किसी अनदेखी शक्ति ने उसे अपने गिरफ्त में ले लिया हो। आर्या ने अनायास ही अपने कदम पीछे खींच लिए। उसकी आंखों में डर और सवालों का मिश्रण था। उसने डरते डरते धीमी आवाज में कहा, ये क्या हो रहा है। सिंहासन के कांपने की गति इतनी तेजी हो चुकी थी कि पूरा कमरा जैसे जीवंत हो उठा हो। हवा में गूंजती दबदबी आवाजें अब तेज और स्पष्ट हो रही थी, जैसे कोई पुराना मंत्र बार बार दोहराया जा रहा हो। अचानक सिंहासन के नीचे से एक तेज सुनहरी रोशनी फूटने लगी। आर्या ने हैरान होकर देखा कि वो रोशनी फैलते हुए एक विशाल आकृति बनाने लगी। कुछ ही पलों में वो आकृति साफ होने लगी। एक ड्रैगन का रूप था, विशाल और डरावना। ड्रैगन का शरीर सुनहरी चमक से भरा था, लेकिन उसके त्वचा पर काले मजबूत स्केल्स थे, जो उसके गुस्से और शक्ति का प्रमाण थे। उसकी आंखें अंगारों जैसी लाल थी और वो गहरी सांसों के साथ आर्या को घूर रहा था। आर्या का गला सूख गया। उसने कांपते आवाज में कहा, ये तो एक ड्रैगन है। आर्या अभी इस दृश्य को समझने की कोशिश ये कर रहा था कि ड्रैगन ने अचानक उसकी ओर कदम बढ़ाया। उसका विशाल शरीर कमरे के दीवारों से टकरा रहा था और उसकी हरकतें से जमीन तक हिल रही थी। आर्या ने घबराकर पीछे हटते हुए कहा, नहीं रुको। लेकिन ड्रैगन रुकने वाला नहीं था। इससे पहले कि आर्या कुछ कह पाती, ड्रैगन ने तेजी से छलांग लगाई और सीधे उसके दाहिनी हाथ की ओर झपट पड़ा। आह! आर्या दर्द से चीख उठी। ड्रैगन ने अपने तेज पंजों से उसकी बाह को जकड़ लिया। दर्द ऐसा था जैसे कुछ चलता हुआ लोहे का टुकड़ा उसकी त्वचा को चीर रहा हो। आर्या ने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन उसके भीतर कुछ अलग हो रहा था। उस दर्द के बीच उसकी चेतना गहराई में डूबने लगी। उसकी आंखों के सामने एक विशाल ड्रैगन की छवि उभरने लगी। सुनहरी त्वचा पर काले स्केल्स और वो अंगारों जैसी जलती हुई लाल आंखें। ड्रैगन उससे गुस्से से घूर रहा था, जैसे वो आर्या की परीक्षा ले रहा हो। ड्रैगन का गुस्से से भरा चेहरा देखकर आर्या के अंदर घबराहट और बढ़ गई। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक पुरानी छवि चमकी, उसके पिछले जीवन की, जब वो जानवरों के साथ खेला करता था। वो उनकी भाषा समझता था, उन्हें शांत कर सकता था। आर्या ने अपने दर्द को नजरअंदाज करते हुए धीरे धीरे अपनी सांसों को स्थिर किया। उसने गहरी नजरों से ड्रैगन की ओर देखा और शांत स्थिर आवाज में कहा, तुम गुस्से में हो, लेकिन मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं। ड्रैगन ने अपनी लाल आंखों से आर्या को देखा। उसकी गरज धीमी हो गई और वो कुछ पल तक चुप खड़ा रहा। फिर उसने धीरे धीरे अपना सिर झुका लिया, जैसे आर्या की बातों को समझ रहा हो। आर्या ने महसूस किया कि ड्रैगन की ऊर्जा अब पहले जैसे उग्र नहीं थी। उसने खुद को संभालते हुए पूछा, तुम कौन हो और मुझे क्यों चुना गया है। ड्रैगन ने गहराई से सांस लेते हुए कहा, मैं हॉली ड्रैगन हूँ और मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। उम्मीद है आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो। अगर ये एपिसोड आप लोगों को अच्छा लगा हो
सो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ आपकी रिव्यू जो है कमेंट सेक्शन पे प्लीज़ दीजिए क्योंकि आपकी रिव्यू हमें आगे बढ़ने में मोटिवेट करता है। सो आई होप आपको ये नए कॉन्सेप्ट वाली जो कहानी है आपको अच्छा लगा है। थैंक यू सो मच इसे देखने के लिए।